Right, can you see the screen? Yeah, I can. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे we'll be starting जो चैप्टर 13 था, क्योंकि चैप्टर 12 और उसके टॉपिकल्स कर लिए थे हमने, दैट वाज रेस्पिरेशन, एंड दिस इज अ टॉपिक अ बिट सिमिलर टू दैट, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई राइट डाउन द टॉपिक नेम, चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज अ प्रोसेस, और ये प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एक टाइप की एनर्जी इनटू दूसरी टाइप की, दैट इज फ्रॉम लाइट एनर्जी इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। लाइट एनर्जी टू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो जो लीव्स होती हैं विच आर अटैच्ड टू द स्टेम, जो लीव्स विच आर एन ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये ट्रैप करती हैं लाइट एनर्जी को, ये अब्जॉर्ब करती हैं लाइट एनर्जी को। ट्रैप वुड बी अ बेटर वर्ड। सो दे ट्रैप द लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी को वो ट्रैप करती हैं, तो वो यूज करती हैं उस लाइट एनर्जी को इन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसाइज, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो हमने फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन विच वी लर्न फॉर रेस्पिरेशन, इफ वी डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट, मतलब जो रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स थे, दे बिकम द प्रोडक्ट्स, एंड द प्रोडक्ट्स बिकम द रिएक्टेंट्स, इट मेक्स अप द फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन। सो 6CO2 plus 6H2O makes C6H12O6 plus 6 oxygen। अगर इसको रिवर्स में पढ़े, सो इट बिकम्स द रेस्पिरेशन इक्वेशन, लेकिन अभी द रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और जब वो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। ये ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर होती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। एवरी सिंगल फूड दैट वी ईट, उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑल ऑफ द फूड दैट वी ईट, द एनर्जी जो उसमें से निकलती है एटीपी में कन्वर्ट होती है, दैट इज सीपीई, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी होती है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में होती है। एंड ग्लूकोज राइट नाउ इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ने खुद बनाया है। जो भी सब्सटेंस ऑर्गेनिजम्स खुद से बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, नाइट्रेट आयंस आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अब क्योंकि वो सॉइल से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, तो वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यहाँ पे ग्लूकोज खुद बना रहे हैं प्लांट्स, दे आर ऑटोट्रोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसीलिए वी कॉल फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट टू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्लूकोज के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अच्छा, अब एक जरूरी चीज, रेस्पिरेशन का जब हम प्रोसेस देख रहे थे, तो ये ग्लूकोज की जगह लिपिड्स में फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स भी आ रहे थे, अमीनो एसिड्स भी आ रहे थे, एज इन डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आ रहे थे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ही एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। photosynthesis में only glucose will be produced. It's not like photosynthesis होती है and then we get amino acids कभी कभार, lipids कभी कभार. No, it's always going to be glucose, and it's always going to be 6 moles of carbon dioxide plus 6 moles of water, making 1 mole of glucose and 6 moles of oxygen as the byproduct जो release होता है. And then when we look into photosynthesis in detail, हम देखेंगे कि ये byproduct produce कैसे होता है. But before that, we'll talk about the two stages of photosynthesis right from the start. So जो दो stages होते हैं photosynthesis की, any idea what these two stages are called? We learned about them when we were talking about chloroplast. Light dependent and in light independent stage, I guess. Light independent, correct.
तो सबसे पहला स्टेज है लाइट डिपेंडेंट स्टेज, और फिर जो दूसरा स्टेज है दैट इज द लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। अब ये जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज है और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज है, इनके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस आते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस अंडर बोथ ऑफ these टाइप्स ऑफ स्टेजेस। नाउ फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट डिपेंडेंट स्टेज, लाइट डिपेंडेंट स्टेज में तीन प्रोसेसेस आते हैं। फर्स्ट, साइक्लिक और फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये ईच ऑफ दीज वर्ड्स मे सीम न्यू, लेकिन आगे जाके इतनी ज्यादा रेपिटेशन होगी इन सारे वर्ड्स की कि दे विल सीम नॉर्मल एंड लाइक रियली इजी टू लर्न। तो सबसे पहला प्रोसेस है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दूसरा प्रोसेस है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और जो तीसरा प्रोसेस है वो इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में होता है। मतलब while two of these processes are happening, this is the third process that happens, which is called the photolysis of water. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि दो स्टेजेस हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट स्टेज में तीन प्रोसेसेस आते हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एज वेल एज द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस आता है, और उस प्रोसेस का नाम है कैल्विन साइकिल। अब क्योंकि लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस आता है विच इज कैल्विन साइकिल, सो समटाइम्स लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इज आल्सो कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। तो कभी कभार you will see in some books written there are two stages of photosynthesis, light dependent stage and the Calvin cycle. So both of these terms, light independent stage and the Calvin cycle, are used interchangeably क्योंकि independent stage में होता ही एक process है। Right, that's the first point. दूसरा point ये है कि light dependent stage, look at the word light dependent. What do you think? Is this stage dependent on light or not? It is. It is. Ye wala stage, as the name suggests, you don't even need to remember this. We just need to remember the name. Light dependent, meaning it is dependent on light. Light independent में थोड़ी सी interesting चीज है. Obviously, we can see by the name that it's not dependent on light. That's one thing. But the other thing is कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पहले क्या होता है, पहले लाइट डिपेंडेंट होता है या पहले लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज होता है। सो इट इज द लाइट डिपेंडेंट स्टेज जो कि सबसे पहले होता है। सो इट इज द लाइट डिपेंडेंट स्टेज दैट happens first. And here's the interesting part. The products of the light dependent stage are the reactants of the light independent stage. You know how in the Krebs cycle, wherein oxaloacetate or acetyl combined करके citrate बना रहे थे, citrate was the product of the first reaction, but it was also the reactant of the second reaction कि citrate से isocitrate बन रहा था। वैसे ही यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट स्टेज से जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, वी डोंट केयर अबाउट दैट राइट नाउ, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे लाइट डिपेंडेंट से, that will be the reactants of the light independent stage, which is the Calvin cycle. So I can write it like this, that light dependent stage, L dot D, this happens first, then Li, light independent वाली stage। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ reactants लिख देता हूँ लाइट डिपेंडेंट के लिए, एंड देन वी लुक इनटू डिटेल कि रिएक्टेंट्स कौन से, व्हेन वी लुक इनटू लाइट डिपेंडेंट इन डिटेल। इन रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट्स, और ये वाले प्रोडक्ट्स आर द रिएक्टेंट्स फॉर दिस स्टेज नॉट रिक्वायरिंग लाइट। अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। हमें ये समझ आया कि लाइट डिपेंडेंट पहले होता है और वो लाइट रिक्वायर करता है। मतलब कि अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाला लाइट डिपेंडेंट स्टेज कंप्लीट ही नहीं होगा, मीनिंग वी विल नॉट बी एबल टू रिसीव दीज प्रोडक्ट्स हियर अगर लाइट प्रेजेंट ना हो।
तो अगर हमें ये प्रोडक्ट्स ही नहीं मिल पाएंगे तो क्या लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज हो पाएगा? No. नो। इससे हमें एक सेंटेंस समझ आना चाहिए। वो सेंटेंस क्या है? लिसन केयरफुली। लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में कैल्विन साइकिल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, but the presence of the reactants is dependent on light. I'll write this down. Li stage is not dependent on light. ये हमने नाम से ही पिकअप कर लिया था। But the presence of reactants is dependent on light. इसका मतलब ये कि लेट्स लुक एट एक केस जहां पे लाइट प्रेजेंट होगी और एक ऐसा केस जहां पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगी। अगर तो लाइट प्रेजेंट होगी तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज होगा, उसमें से प्रोडक्ट्स भी हमें मिलेंगे। दीज विल द सेम प्रोडक्ट्स विल एक्ट एज द रिएक्टेंट्स फॉर लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, जो केल्विन साइकिल है। एंड देन द फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब ये प्रोसेस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लाइट मिल जा रही है, मिल जा रही है, मिल जा रही है, बट देयर कम्स अ टाइम इन द डे कि लाइट मिलना बंद हो जाती है। तो जो बचे कुचे रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं, एंड देन दीज रिएक्टेंट्स आर ओवर बिकॉज देयर इज नो लाइट। सो द प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम होती जाती है अंटिल इट बिकम्स जीरो। एंड दिस इज व्हाई लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज की जो हो रही होती है वो भी बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो बिल्कुल लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज डिड नॉट रिक्वायर लाइट, लेकिन क्योंकि लाइट बंद हो गई तो इनको ये रिएक्टेंट्स भी नहीं मिले। तो टेक्निकली इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, द प्रेजेंस ऑफ द रिएक्टेंट। राइट, ये वाला पार्ट समझ आया? Yes, sir. ओके, नाउ वन सेकेंड। ओके, नाउ we'll स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कि क्लोरोप्लास्ट वो जगह होती है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो आई राइट दैट डाउन फर्स्ट। क्लोरोप्लास्ट is the site where photosynthesis takes place. Now there are different parts in the chloroplast जहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। मतलब लाइट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्टेज अलग अलग जगहों पे हो रहा होता है, बट ओवरऑल पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस is taking place inside the chloroplast. So it is the site where photosynthesis takes place. Okay. Now, could you tell me if a chloroplast is a single membrane bound organelle or a double membrane bound organelle? Double membrane boundary. डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जैसे न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होते थे तो वी वुड यूज टू कॉल दैट न्यूक्लियर एनवेलप। माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप। सिमिलरली द टू मेम्ब्रेन्स हियर की वजह से वील कॉल इट द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। The chloroplast envelope consists of this inner membrane and the outer membrane. ये पहला स्ट्रक्चर है which we need to know. अच्छा, अब दूसरा स्ट्रक्चर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के विद इन, उसकी जो अंदर वाली जगह है which is all of this. माइटोकॉन्ड्रिया में इसको क्या नाम देते थे? मतलब द स्पेस which is within the inner mitochondrial membrane, what was it called? Matrix. मैट्रिक्स। यहाँ पे इस जगह को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में एक चीज बहुत कॉमन है और वो ये कि बोथ ऑफ दीज आर द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेल। द मैट्रिक्स इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग विल हेल्प यू टू रिवाइज एंड रिमेंबर इट बेटर। तो मैट्रिक्स वाज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, आई राइट देम डाउन ऑल टुगेदर। तो ये स्ट्रोमा दूसरा ऑर्गेनेल हो गया। फिर उसके बाद इसी स्ट्रोमा में, जिसको कभी कभार सूप ऑफ एंजाइम्स भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रोमा द फ्लूइड पार्ट आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर द लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस। ये सारे प्रोसेसेस में एंजाइम्स लगते हैं और ये सारे एंजाइम्स स्ट्रोमा में फाउंड होते हैं। तो इट्स आल्सो समटाइम्स नोन एज सूप ऑफ एंजाइम्स। Right. The third structure we have to know is something called stroma lamellae. So these are called stroma. In fact, before that,
just give me a second. Forget about स्ट्रोमा लेमेले. उससे पहले एक चीज we look at this. This is called starch grain. अब स्टार्च ग्रेन तो बहुत सिंपल है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है उससे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो ये स्टार्च की ग्रेन्स भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलती हैं. राइट, दैट्स द थर्ड स्ट्रक्चर. द फोर्थ स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. नाउ इसका नाम है थाइलाकोइड. नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन. थाइलाकोइड को अगर एग्जाम में आए टू डिफाइन थाइलाकोइड ऐसा सवाल है तो द थाइलाकोइड इज डिफाइंड एज flattened sac like structures. Sac as in the bori, मतलब जो बोरी we carry on the backs and all of that stuff. So sac को thylakoid कहते हैं. Flattened sac का मतलब है कि this sac like structure has been flattened, कि उसका जो surface area है वो बहुत ज्यादा है. इसीलिए it appears to be a lot wider than it actually is. It's a flattened sac like structure जिसे thylakoid कहते हैं. अब इस thylakoid को अगर मैं zoom करके यहाँ पे बना दूं तो इस पूरी चीज को तो थाइलाकोइड कहते हैं. लेकिन इस थाइलाकोइड के अंदर दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं व्हिच वी नीड टू नो. दिस पार्ट इज कॉल्ड द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द थाइलाकोइड स्पेस. अब ये थाइलाकोइड जो पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है because this is where one of the stages of photosynthesis will take place, and that is the light dependent stage. We'll look into that in detail, but अभी के लिए ये thylakoid है, ये thylakoid membrane है और ये thylakoid space है. Okay, I'll highlight all of the things which we have done until now. Right. अगर मैं बहुत सारे thylakoids को एक के ऊपर एक stack कर दूं, for example, ये एक thylakoid, ये एक और, ये एक और ये एक और. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को टुगेदर इज कॉल्ड अ ग्रैनम. GRANUM. ग्रैनम इसका सिंगुलर है. और अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक थाइलाकोइड जैसे स्ट्रक्चर्स मिल गए मतलब बहुत सारे ग्रैनम मिल गए तो इन्हें कहते हैं टुगेदर ग्रैना. GRANA. So together all of these structures are called grana. अगर एक इंडिविजुअल सेट को हमें देखना है थाइलाकोइड्स की तो उसे ग्रैनम कहते हैं विच इज सिंगुलर. अच्छा, अब कोई तो चीज होनी चाहिए जो इन सारे थाइलाकोइड्स के सेट्स को विच इज ग्राना उनको ज्वाइन करके रखे. सो फॉर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रोमा लिमेले. ये स्ट्रोमा लिमेले क्या है? Stroma limellae is essentially protein rod-like structures which are running through the stroma. So I'll write this name down, stroma lamellae, and then we will define it here. I can do one thing कि यहाँ पे सारी structures के साथ मैं एक table बना देता हूँ. तो we'll see the structure and then we'll also see the function of the structures. Okay, we'll start one by one. सबसे पहले तो हमें ये समझ आ गया क्लोरोप्लास्ट वो वाला ऑर्गेनल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है. First, we'll talk about the chloroplast envelope. Now, as we know, this is a double membrane structure. लेकिन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक चीज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी सी अलग है और वो ये कि दोनों मेम्ब्रेन्स में से एवरी सिंगल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो टू मेम्ब्रेन्स here. Each membrane is a phospholipid बायलेयर. मतलब जो नॉर्मल सेल सरफेस मेम्ब्रेन हमें मिलती है किसी भी सेल ऑर्गेनेल किसी भी सेल के अराउंड वो ही फॉस्फोलिपिड बायलेयर इन दोनों मेम्ब्रेन्स में होती है क्लोरोप्लास्ट के. सो ईच मेम्ब्रेन इज अ बायलेयर फॉस्फोलिपिड का. एंड देन द स्टार्च ग्रेन्स की which we were talking about. So I'll write the photosynthesis equation here. 6CO2 plus 6H2O makes C6H12
O6 plus 6O2. Acha, before talking about the starch grains, could you tell me why glucose is simply not just stored as glucose in the plant cells? Why do we need to convert it into starch? I think because starch is a much usable form for like plants. So what makes the glucose less usable? मतलब why do we, क्या मतलब ग्लूकोज की ऐसी चीज क्या है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज को स्टोर नहीं करना चाहिए, स्टार्च को करना चाहिए? एनी आइडिया? टेक अ गेस. Basically, maybe glucose is soluble and starch is not. राइट, तो इसकी एक रीजन है, और वो ये है कि ग्लूकोज इज एसिडिक इन नेचर. ग्लूकोज इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज वाटर soluble. इसका मतलब ये कि अगर ग्लूकोज स्ट्रोमा में डिसॉल्व हो जाए, लेट्स फॉर अ सेकंड, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, हम ग्लूकोज के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करते हैं. ग्लूकोज इज वाटर सॉल्युबल और वो एसिडिक है. इसका मतलब कि जो रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहे होंगे उनके लिए पीएच लेवल कम हो जाएगा. और अगर उनके लिए पीएच लेवल कम हो जाएगा, इसका मतलब कि वो केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होंगे. पूरा का पूरा प्रोसेस अब्रप्ट हो जाएगा. और बाद में जो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ने प्रोड्यूस होना था इन द फर्दर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे. नॉट इवन फोटोसिंथेसिस, सारे रिएक्शंस जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं, एवरी सिंगल रिएक्शन गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि वी वुड हैव लर्नड इन एएस के catalytic activity of enzymes is affected due to temperature and the pH level. तो glucose acidic है, whereas starch is not acidic. Therefore, some of the glucose is used and some of it is stored in the form of starch granules in the chloroplast. So I'll write this down. Some of it is stored in the form of starch granules in the chloroplast. Up, I didn't have space above, so I didn't draw these two structures. But did you learn about the endosymbiont theory in AS level? The one about the basically mitochondria having 70s ribosomes, I think. Yes, mitochondria, and there was one other organelle. Mitochondria, and I think it was a prokaryote with it. तो वो इंडोसिम्बाइंट थ्योरी ये थी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें 70s राइबोसोम्स भी हैं और इनमें सर्कुलर डीएनए भी है. लेकिन ये दोनों जो ऑर्गेनेल्स हैं ये तो यूकेरियोटिक सेल्स में, यूकेरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स और लीनियर डीएनए होता है. तो ये कैसे हुआ कि इन इनसाइड अ यूकेरियोटिक सेल आई हैव टू ऑर्गेनेल्स व्हिच आर 70s राइबोसोम्स एंड सर्कुलर डीएनए? तो इंडोसिम्बाइंट थ्योरी ये थ्योरी थी कि ये दो ऑर्गेनेल्स अर्लियर वर खुद ही प्रोकैरियोट्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ वर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. और फिर एवोल्यूशन हुई हुई हुई, in the end they became part of eukaryotic cells. So the purpose of revising this कि ये कि क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए भी होता है, और ये दो चीजें are present inside the stroma. So I'll just try drawing this down here. This is the 70s ribosomes, and then this is the circular DNA. It looks a little messy, लेकिन आगे जाके सारी चीजें explain हैं तो वो कोई मसला नहीं होगा, I believe. तो ये thylakoid है. This is the starch granules, and then this is the double membrane structure explained here, and then this is the stroma. So stroma contains 70s ribosomes. Now I'm listing down every single चीजें जो कि stroma में होती हैं. 70s ribosomes, circular DNA, and stroma, मैंने ऊपर भी कहा था, it's sometimes called as soup of enzymes. Soup of enzymes इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे एंजाइम स्ट्रोमा में होते हैं which is required for many chemical reactions जो हम आगे पढ़ेंगे. Now, this circular DNA consists of something very interesting, और ये जानना सिलेबस में जरूरी है.
It codes, the circular DNA codes for some of the chloroplast के proteins. मतलब some of the proteins required to create the chloroplast and in order to require the chloroplast to grow, वो इस circular DNA के अंदर जो genes होती हैं वो proteins के लिए कोड करती हैं. So this circular DNA in the stroma codes for some of the chloroplast के proteins. एंड जब mRNA मॉलिक्यूल बन जाता है तो यहाँ 70s राइबोसोम्स में आके ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. ये पूरा प्रोसेस यू वुड हैव लर्नड इन प्रोटीन सिंथेसिस एएस बायोलॉजी में कि पहले mRNA स्ट्रैंड बनता है, फिर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एक्सॉन्स आर जॉइंड. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एक्सॉन्स आर जॉइंड. Yes, sir. यस, सो देन इट गोस टू द राइबोसोम्स, वहां पे ट्रांसलेशन होती है, ब्ला ब्ला. अभी के लिए सर्कुलर डीएनए कोड्स फॉर सम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स एंड 70s राइबोसोम्स में आके ट्रांसलेशन हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, a network of membranes. एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है और ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क इज रनिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. इस मेम्ब्रेन के नेटवर्क को कहते हैं स्ट्रोमा लेमेले. स्ट्रोमा लेमेले. नाउ द रीजन व्हाई द वर्ड स्ट्रोमा इसमें मेंशन्ड है वो इसलिए क्योंकि ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कहाँ रन कर रहे हैं, स्ट्रोमा में ही तो रन कर रहे हैं. एंड इसका खुद का नाम लेमेले है. अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू जॉइन द ग्राना टुगेदर और द ग्रानम टुगेदर. कुछ भी चीजें अगर एक्सचेंज करनी हो फ्रॉम वन ग्राना टू द अदर, एक ग्राना से दूसरे ग्राना में कोई भी सब्सटेंस पहुंचाना हो तो वो स्ट्रोमा लेमेले के थ्रू होता है, राइट. फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसे थाइलाकॉइड्स कहते हैं. स्ट्रोमा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स और इन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं. सो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनमें फ्लूइड फिल्ड भी है, मतलब इनके अंदर फ्लूइड भी होता है. जस्ट लाइक स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, वैसे ही थाइलाकॉइड स्पेस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द थाइलाकॉइड. ओके, तो लेट मी सी अगर सारे स्ट्रक्चर्स हो गए हैं. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, थाइलाकॉइड स्पेस हो गया, ग्राना हो गया, एंड अच्छा ग्राना नहीं हुआ, राइट. नाउ दीज टू थिंग्स, लेट्स डिफाइन ग्राना. ग्राना का फंक्शन क्या है, मतलब कि आई डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन इन अ वे कि अगर थाइलाकॉइड जो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम अलग अलग प्लेस कर देते हैं पूरे के पूरे स्ट्रोमा में, तो व्हाई वुडंट दिस बी एफिशिएंट और इफेक्टिव कंपेयर टू मैंने इनको सबको एक के ऊपर स्टैक करके ग्राना का नाम दे दिया. व्हाई इज दिस मोर इफेक्टिव? Maybe because it increases the surface area. Increases the surface area. Perfect. The thylakoid membranes, thylakoid membranes जो कि सराउंड कर रहे होते हैं ग्राना को. Now I'll explain why in just a minute. Surrounding the grana provide a large surface area allowing for maximum light dependent reactions to take place. One second. Allowing for maximum light dependent reactions to take place. अब इसमें दो नई चीजें थी और वो ये कि we were talking about the grana but immediately we started talking about ये thylakoid membranes की. वो इसीलिए क्योंकि ग्राना बनता किससे है? Thylakoids which are stacked onto each other. तो if I talk about the thylakoid membrane, वो होगा ये वाला पार्ट, the one which I'm highlighting in red. And if I talk about the grana का membrane, that would still be the same part. क्योंकि ग्राना बनता ही thylakoid से, right? तो ग्राना is simply उसका membrane is the same as the thylakoid membrane. तो ये thylakoid membrane जो ग्राना को सराउंड कर रहे हैं ये एक large surface area प्रोवाइड करते हैं. अब दूसरी बात, allowing for maximum light dependent reactions to take place. Now what is this? Photosynthesis का पहला स्टेज थाइलाकॉइड्स में होता है.
So the first stage, this is important. The first stage of photosynthesis takes place inside the thylakoids. अब इसमें थाइलाकोइड स्पेस भी इन्वॉल्व होगा, इसमें थाइलाकोइड मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। और क्योंकि ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का लार्ज सरफेस एरिया में मिल गया है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ज्यादा से ज्यादा लाइट ट्रैप हो रही है। जब ज्यादा से ज्यादा लाइट ट्रैप होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस परफॉर्म होंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हो जाएगी। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस takes place in the thylakoid. Now, before moving on to photosynthesis के दो stages in detail, we look into a topic which is called photosynthetic pigments. क्योंकि ये टॉपिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वी कैन नॉट मूव ऑन टू लाइट डिपेंडेंट स्टेज, लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओ लेवल आईजीसीएसई बायोलॉजी और एएस में भी अभी तक एक ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पड़ा था, और वो था क्लोरोफिल। हमेशा से बताया गया है कि क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, बिकॉज ऑफ विच प्लांट्स मेक देयर फूड, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब थोड़ी डिटेल। क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला टाइप का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्लोरोफिल ए, and the other type is called chlorophyll B. ये दो अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, एंड व्हाई आर दे डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, ये आगे जाके देखते हैं। The other type of photosynthetic pigment is called carotenoids. 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 Carotenoids में भी further दो photosynthetic pigments आते हैं। First one is called beta carotene, और दूसरा इज कॉल्ड xanthophyll। सो ये जो नाम लिखा है ना कि यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, ट्रीट दीज एज टू फैमिलीज ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। द फर्स्ट फैमिली ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल, द अदर फैमिली इज कैरोटेनॉइड्स। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कितने? क्लोरोफिल ए नंबर वन, क्लोरोफिल बी नंबर टू, बीटा कैरोटीन नंबर थ्री, एंड xanthophyll नंबर फोर। तो ये वो चार photosynthetic pigments है which will come regularly throughout this chapter. Every single photosynthetic pigment का function क्या होता है? Could you tell me the function of a photosynthetic pigment? Basically, they absorb light of like different wavelengths. Like each of these, they have like different wavelengths which they absorb. करेक्ट। और ये जो लाइट होती है, ये कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है? इज दिस अल्ट्रा वायलेट, इज दिस माइक्रोवेव, इज दिस विजिबल लाइट? Visible light. विजिबल लाइट, करेक्ट। इनका फंक्शन होता है टू अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एनर्जी। अलग अलग वेवलेंथ लाइट एनर्जी की अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट, और वो ये है कि ईच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट absorbs a specific wavelength of light. अब इसका मतलब क्या है? Let me just write this down. Absorbs a specific wavelength of light. यहाँ पे मैंने वेवलेंथ को की जगह शॉर्टन करने के लिए साइन लिखा हुआ है वेवलेंथ का, विच यू वुड हैव लर्नड इन फिजिक्स। ओके। अब इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब करेगी? इसका मतलब सबसे पहले क्या नहीं है, इट डज नॉट मीन कि अगर क्लोरोफिल ए लेट से 400 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करती है, और विजिबल लाइट, तो 400 नैनोमीटर की विजिबल लाइट की वेवलेंथ क्लोरोफिल भी अब्सॉर्ब कर ही नहीं सकती। इट्स नॉट लाइक दैट। वो ये कहना चाह रही है सेंटेंस कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं वेवलेंथ्स की, जो वो अब्सॉर्ब करते हैं। सो लेट्स से, जस्ट एज एन एग्जांपल, आगे जाके वी लुक इनटू द एग्जैक्ट वैल्यूज। एज एन एग्जांपल, क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब करता है 300 टू 600, और क्लोरोफिल बी अब्सॉर्ब करता है 400 टू 600।
दोनों केसेस में 500 नैनोमीटर की लाइट तो ऑब्जॉर्व होती है बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो अब्जॉर्बिंग ए स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब ये नहीं है कि ए ही अब्जॉर्ब करेगा बाकी कोई नहीं करेगा। इट मीन्स कि देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट जो ईच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब करेगी। नाउ द कलर ऑफ लाइट विच इज अब्जॉर्ब्ड, द कलर ऑफ लाइट absorbed, its complementary color is reflected। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जो कि रिफ्लेक्ट होता है, वी सी दिस कलर। नाउ लेट मी टेक एन एग्जांपल। मैं यहाँ पे कलर व्हील को गूगल से पेस्ट करता हूँ, उससे चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी एक्सप्लेन करने में। वन सेकेंड। ओके, कलर व्हील, राइट, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया एंड ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। राइट, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर लेट से ये वाला कलर अब्जॉर्ब होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट कलर है, यही वाला कलर क्यों रिफ्लेक्ट होगा? द रीजन व्हाई दिस हैपेंस इज, इन सारे कलर्स का, ऑल ऑफ द कलर्स, ऑल ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट, इनका अगर मिक्सचर करा जाए तो क्या कलर मिलेगा हमें? All of these colors together? यस, अगर White सारे कलर light. को मिक्स कर दें, White. वाइट लाइट, परफेक्ट। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे एक क्लोरोफिल बनाया हुआ है, अब ये क्लोरोफिल कहाँ पे है, ये क्लोरोफिल आगे देखते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्लोरोप्लास्ट में है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लोरोफिल बना दिया। अब ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में है, क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर है, और ये लीफ सनलाइट की डायरेक्शन में है, मतलब जहां पे सनलाइट गिर रही है उसकी डायरेक्शन में। इस क्लोरोफिल के पास आएगी व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट में से सारी लाइट को तो अब्सॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये देखा कि ईच पिगमेंट अब्सॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो सपोज वो अब्सॉर्ब करती है 400 टू 600 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट। तो इस रेंज में सारे कलर जो आते हैं, लेट्स से कि इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज कलर आता है, जस्ट एज अ रैंडम एग्जांपल, तो ये ऑरेंज कलर को अब्सॉर्ब कर लेगा। अब इस क्लोरोफिल के थ्रू कौन से कलर जाएंगे? वुड इट बी ऑरेंज और वुड इट बी ऑल ऑफ द कलर्स एक्सेप्ट ऑरेंज? All of the colors except orange. I think. यस, क्योंकि जब ये क्लोरोफिल के ऊपर हमने व्हाइट लाइट पास की तो ये क्लोरोफिल ने ऑरेंज वाला तो ऑब्जॉर्व कर लिया। अब इसने कौन सी लाइट को अपने थ्रू जाने दिया? ऑल ऑफ दीज कलर्स ऑफ लाइट एक्सेप्ट दिस कलर। और जब इन सारी कलर्स का मिक्सचर निकाला, दैट टर्न्ड आउट टू बी द ऑपोजिट कलर टू द लाइट इट अब्सॉर्ब्ड, जो कि है ये वाला कलर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर इस क्लोरोफिल के ऊपर हमने व्हाइट लाइट शाइन की और इसने ये वाली कलर अब्सॉर्ब कर ली, और इसने ये सारे कलर्स को अपने थ्रू पास होने दिया, उसको अब्सॉर्ब नहीं किया, इन सारे कलर्स का मिक्सचर बनेगा ये कलर का ऑपोजिट, दिस वन। This will be the mixture of colors which it let it pass through itself. So this is the reflected color. This is the complementary color. And हमें क्लोरोफिल का कलर इस तरीके से दिखेगा। तो जो क्लोरोफिल है, वी ऑलवेज हैव बीन टॉट कि ये ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का क्यों है? ये ग्रीन कलर का इसलिए क्योंकि ये वाली कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, द रेड एंड द वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो जब ये सारे कलर्स को ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये सारे कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट? Yeah. इसका मतलब कि इन सारे कलर्स का मिक्सचर विल बी द ऑपोजिट ऑफ द कलर विच इट अब्सॉर्ब्ड, दैट इज ग्रीन। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लोरोफिल ए। मतलब हमें क्लोरोफिल जब हम देखेंगे तो हमें ग्रीन कलर का दिखेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अब्सॉर्ब्ड कलर एंड रिफ्लेक्टेड कलर। Sir, just a question. या I think I'm really mixing up over here. So basically, we said that if we want to see this light green color, the या all the other colors are going to be absorbed. नो,
अगर हमें ये लाइट ग्रीन कलर देखना है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, मतलब उन Okay. उनको ऑब्जॉर्ब नहीं किया हमने। And which color is absorbed? The purplish type, that one? द कलर रिफ्लेक्टेड का बिल्कुल 180 डिग्रीज ऑपोजिट, ये वाला। Okay, right. तो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा। एक क्लोरोफिल लेट से ब्लू कलर को ऑब्जॉर्व करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको, इस क्लोरोफिल ने इस कलर को ऑब्जॉर्व कर लिया। अब रिफ्लेक्ट कौन से कलर्स होंगे, ये वाला कलर रिफ्लेक्ट होगा या ये सारे कलर रिफ्लेक्ट होंगे? All the other ones. ऑल द अदर वंस। ये सारे कलर्स का जो मिक्सचर है ना, ऑल ऑफ द मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज कलर्स, जिनको पास नहीं जिनको सॉरी पास होने दिया, दैट विल बी द ऑपोजिट ऑफ द अब्सॉर्ब कलर, सो दिस विल मेक द रेड कलर। सो द मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज कलर्स प्रोड्यूस द ऑपोजिट ऑफ द अब्सॉर्ब्ड कलर। अब हमें ये क्लोरोफिल इस कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। सो आई विल कॉल Like द so, रेड। so basically, all of these colors they combine to form the color that is opposite of the one that's absorbed, right? करेक्ट, परफेक्ट। ये Okay. सारे कलर्स जिनको पास होने दिया, इनका मिक्सचर बनाएगा ऑपोजिट ऑफ द कलर जो अब्सॉर्ब किया था उस पिगमेंट ने। तो हमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये वाले कलर को अब्सॉर्ब करते हैं। तो जब ये वाले कलर को अब्सॉर्ब करेंगे, तो ये सारे कलर्स को पास होने देंगे, विच मेक्स द ग्रीन कलर, एंड दिस इज व्हाट वी सी इट एज। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो अब ये वाला कंसेप्ट जानना भी जरूरी नहीं है कि मैंने, लेट्स से मैंने ये अब्सॉर्ब किया है, तो ये सारा रिफ्लेक्ट होगा, इस सब का मिक्सचर ये बनाएगा। नो, दैट वाज सिंपली फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हमें अभी सिर्फ क्या समझना है कि अगर इसने ये वाला ऑब्जॉर्व किया है, तो इसका ऑपोजिट वाला रिफ्लेक्ट होगा, ग्रीन। अगर लेट्स से इसने ब्लू ऑब्जॉर्व किया था, तो इसका ऑपोजिट है रेड, तो हमें रेड दिखेगा, क्लोरोफिल वाला पिगमेंट। द रेड वन विल बी रिफ्लेक्टेड, द रेड वन विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कॉम्प्लीमेंट्री का कीवर्ड बहुत जरूरी है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट chlorophyll as the family of the first photosynthetic pigment. Chlorophyll A and chlorophyll B. Both chlorophylls absorb wavelengths of the blue violet and red color वाली regions of the visible light spectrum। मतलब कि दोनों क्लोरोफिल ब्लू और वायलेट वाली रीजन को और रेड कलर वाली रीजन को विजिबल लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब्सॉर्ब करते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन, ब्लू, वायलेट। नाउ ब्लू और वायलेट साथ में लिखने का मतलब ये है कि इन कलर्स का मिक्सचर ही अब्सॉर्ब करते हैं, ब्लू और वायलेट दोनों अब्सॉर्ब करते हैं, एंड रेड। सो दिस इज अब्सॉर्ब्ड। इसका अगर ऑपोजिट देखा जाए, ये दो कलर्स का, इनको भी अगर मिक्स करा जाए एक दूसरे के साथ, सो दिस एसेंशियली मेक्स दिस कलर, जो कि ग्रीन कलर है। अब ये एक कलर व्हील है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की कलर व्हील आती हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सो किसी दूसरे कलर व्हील में दिस कलर विल बी ऑपोजिट टू दिस कलर। तो जस्ट डोंट फॉलो दिस कलर व्हील, मैं जैसे एज एन एग्जांपल ये पेस्ट किया। सो इफ द रेड एंड द ब्लू एंड द वायलेट एंड द रेड regions are absorbed, the opposite color is reflected, and this is why plants appear green, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, रिफ्लेक्टेड कलर इज ग्रीन। सो यहाँ पे ग्रीन इज द वन विच इज रिफ्लेक्टेड, एंड रिमेंबर इट इज ऑलवेज द रिफ्लेक्टेड कलर जो हम देखते हैं। हम कभी भी क्लोरोफिल ने जो कलर अब्सॉर्ब किया वो नहीं देख पाएंगे, वी विल ऑलवेज सी द रिफ्लेक्टेड कलर। सो दिस इज व्हाई plants appear green। ओके, अब जो दूसरी फैमिली ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, विच इज कॉल्ड कैरोटेनॉइड्स।
कैरोटेनॉइड्स वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं वेवलेंथ्स इन ओनली द ब्लू वायलेट रीजन ऑफ द विजिबल लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. So these absorb wavelengths mainly in the blue violet region. So unlike the chlorophyll वाली family of pigments chlorophyll A and chlorophyll B जो कि blue violet तो करते ही हैं साथ ही साथ red color को भी absorb करते हैं, ये कैरोटेनॉइड सिर्फ blue violet को absorb करते हैं. अब वी नो कि क्लोरोफिल का जो कलर है वो ग्रीन है, लेकिन कैरोटेनॉइड्स का कलर क्या है? जो बीटा कैरोटीन है उसका कलर ऑरेंज है, meaning the reflected color is orange, and जो xanthophyll है, the other carotenoid, उसका कलर है येलो. नाउ वी लुक एट अ ग्राफ, और उस ग्राफ का नाम है, सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ. द नेम ऑफ द ग्राफ इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ये उस ग्राफ का नाम है. अब मैं इसको एक जस्ट गिव मी मिनट, मैं इसको इसकी फोटो लेके इसको पेस्ट कर देता हूँ. राइट, ये मैंने बिल्कुल बुक से ही निकाला है. तो ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाता क्या है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें सिंपली दिखाता है कि ये पूरी वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे बनी हुई है. सो आई हैव द होल विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम ओवर हेयर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस. कि यहाँ पे मुझे ब्लू वाली लाइट मिलेगी ब्लू रीजन की, और यहाँ पे रेड रीजन की लाइट मिलेगी. दिस इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, जो कि एक्स एक्सिस पे दिख रहा है. 400, 500, 600 और 700 नैनोमीटर. तो एक्स एक्सिस पे विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम दिखाया गया. वाई एक्सिस पे दिखाया गया है द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज अब्सॉर्ब्ड. मीनिंग कि लेट्स से वी टॉक अबाउट द ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल ए, और वी टॉक अबाउट क्लोरोफिल बी, और वी टॉक अबाउट कैरोटेनॉइड्स. तो किस वेवलेंथ पे उन्होंने कितनी लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की है, दिस इज व्हाट द ग्राफ टेल्स अस. आई रिपीट, किस वेवलेंथ पे उन्होंने कितनी लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है, ग्राफ हमें ये बताता है. इसलिए इस ग्राफ का नाम है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो इट सिंपली टेल्स अस हाउ मच ऑफ लाइट एनर्जी हैज बीन अब्सॉर्ब्ड एट स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. तो इफ यू टॉक अबाउट क्लोरोफिल ए, हमें पता है कि ब्लू वायलेट और रेड रीजन में सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की पीक आएगी, और वही दिख रहा है. क्लोरोफिल ए की पीक सबसे पहले ब्लू वायलेट में, जो कि आ रही है यहाँ पे. दिस इज क्लोरोफिल ए. ये पहली पीक आई इसकी ब्लू वायलेट वाली रीजन में, और फिर इसकी दूसरी पीक आई रेड वाली रीजन में. दिस इज द रेड रीजन. तो ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ था, द क्लोरोफिल ए का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. क्लोरोफिल बी के अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी सिमिलर हमें चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कि ब्लू वायलेट रीजन में और रेड रीजन में पीक आनी चाहिए, और वही हो रहा है यहाँ पे. ये ब्लू वाले रीजन में पीक आ गई, और ये रेड वाली रीजन में पीक आ गई. For carotenoids, we know that they absorb wavelengths mainly in the blue violet region. And this is what is happening. We see a peak, and the biggest peak in the blue and the violet region. तो absorption spectra जानना इसलिए जरूरी है because it will help us to remember कि कौन सा क्लोरोफिल कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है, और फिर हम उसकी ऑपोजिट कलर को देख के बता सकते हैं कि क्या कलर वो दिखता है, कौन सा कलर वो रिफ्लेक्ट करता है. सो इन दिस ग्राफ we can see three absorption spectra. Absorption spectra of chlorophyll A, of chlorophyll B, as well as carotenoids. Right. Absorption spectra से कुछ सवाल हो तो पूछ लो. Hello? Sir, can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Can you repeat your question? Yeah, so if you have any questions until absorption spectra or anything before that, you can ask now, and then we'll move on to the next graph.
yeah, I just wanted to ask about the absorption spectrum. So basically, Yeah. iski बहुत सारी like you get many lines, right? Yeah, is it only like one specific? You can get like one specific one. स्पेसिफिक लाइन एज इन स्पेसिफिक ग्राफ, मतलब जो Yeah, यहाँ पे लाइन example दिख for रही है. yeah, for example, we get only the chlorophyll A's line. Like for example, किसी question में can they ask us like they give us one of the like absorption spectrum for one of them, and basically they ask us like which like basically pigment is like something pigment का पूछ सकते हैं कि कौन सी pigment का graph है ये. Oh, so they give the absorption spectra and you're saying they to identify कौन सा photosynthetic pigment है. Yeah, exactly. हाँ, तो दैट विल नॉट कम, वो इसीलिए क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो दे देते हैं. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. व्हाई इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नेसेसरी, व्हाई इज देयर अ पीक ऑन क्लोरोफिल ए के ब्लू वायलेट और रेड रीजन में, और कैरोटेनॉइड्स की ब्लू वायलेट रीजन में पीक क्यों आती है. दैट्स द Oh, ओनली okay. क्वेश्चंस. Thank you. Okay, right. राइट. अच्छा, अब जो अगला ग्राफ है दैट इज अ बिट सिमिलर टू दैट, लेकिन इसका पर्पस कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम एन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. इसे कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा. एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि उसकी एक्स एक्सिस पे, पहले मैं बता देता हूँ वो क्या होता है एंड देन आई पेस्ट द फोटो. उसकी एक्स एक्सिस पे अगेन जस्ट लाइक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पे दिया हुआ होता है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, 400, 450, 500, 550 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसकी वाई एक्सिस पे दिया हुआ होता है दैट व्हाट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब अब ये नहीं दिया हुआ कि कितनी लाइट अब्सॉर्ब हुई है, क्योंकि कितनी लाइट अब्सॉर्ब हुई है दिस इज व्हाई इट वाज कॉल्ड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. बट नाउ इट्स टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है, कितना एक्शन हुआ है, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा. So here we see the wavelength of light and here we can see the rate of photosynthesis on the y-axis. अब यहाँ पे लिखा है chlorophylls also absorb wavelengths in the red region of the light spectrum, increasing the rate of photosynthesis. तो as we've already discussed this कि chlorophyll blue, violet और red region में करता है, क्योंकि ये दो regions में करता है of the light, visible light का spectrum, rate of photosynthesis इससे बढ़ जाता है. So just like this, अगर white light एक chlorophyll पे आ रही है, लेट्स लुक एट कैरोटेनॉइड्स, वो सिर्फ ब्लू वायलेट को अब्सॉर्ब करते हैं, बाकी सारे को अपने थ्रू पास होने देते हैं. बट फॉर क्लोरोफिल ए एंड बी, ब्लू वायलेट को भी अब्सॉर्ब कर लेंगे, रेड को भी अब्सॉर्ब कर लेंगे, सो दे आर मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो रही है. तो वो लाइट एनर्जी को कम वेस्ट कर रहे हैं. दिस इज वाई ज्यादा लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाता है, एक्शन स्पेक्ट्रा भी बढ़ जाता है. तो लुकिंग एट द अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, आई आस्क दिस क्वेश्चन. लुक, और ये सवाल आता है पासिव में, लुकिंग एट द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वेयर वुड यू एक्सपेक्ट द पीक फॉर क्लोरोफिल ए टू बी इन द एक्शन स्पेक्ट्रा. In the action spectrum, um, somewhere between 400 450. तो मतलब वुड द पीक बी डिफरेंट टू व्हाट इज इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पे, या वुड इट बी द सेम एज दिस. I think it will be the same. इट No, विल no. बी सेम. Yeah, okay, ओ, yes. नो नो यू चेंज द आंसर. तो उसमें होगा ये कि व्हाई इज इट सेम, ये सवाल बहुत कॉमन है. ये इसीलिए सेम है क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स. ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब इसकी पीक बताती है कि कितनी लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है. पीक का मतलब होता है कि मैक्सिमम लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, राइट. Can you repeat? तो द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का वाई एक्सिस बताता है कि कितनी लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है. सो इफ इट्स एट द पीक, इसका मतलब कि मैक्सिमम लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, right? Yeah. So if the maximum light energy is absorbed, wouldn't there be maximum amount of photosynthesis taking place? Yes. Okay. Right. क्योंकि जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज है वो सबसे ज्यादा रेट पे काम कर रहा होगा. इट वुड बी वर्किंग एट द हाईएस्ट रेट. So the more the light energy you absorb, the more the photosynthesis which is happening. So I can say that the amount of light energy L dot E absorbed is directly proportional to the rate of photosynthesis. It's not perfectly directly proportional. Instead, it's not good to
put the proportionality sign unless exact ना हो. So I can say that as the amount of light energy absorbed increases, the rate of photosynthesis increases. इसका मतलब ये कि जो पीक एक्शन स्पेक्ट्रा पे आती है वो ही पीक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे भी आएगी, उनकी पीक्स सेम एक्स एक्सिस पे बनेंगी. अब y axis तो अलग है, so it will obviously be on different y values, but the x axis is the same. It will be on the same wavelength of light. Now, this is a past paper question. It's for 2 marks. It would be good if you can attend this. Describe the difference between action spectra, and I believe this would be the last thing क्योंकि जो अगली चीज है वो cumulative spectrum और thylakoid membrane है, which we'll do tomorrow. But for now, just this last question. Describe the difference between action and absorption spectrum. It's a 2 mark question. Let me know when you're done. I'm done. Yeah. Yeah. So basically, the the action spectrum shows basically the rate of photosynthesis at different wavelengths of light, while absorption spectrum shows the amount of light absorbed by the pigments at different wavelengths. And the peaks of the both spectra correspond because the photosynthesis depends on the light absorbed by pigments. Perfect. तो पहला point, the correspondence, कि दोनों peaks correspond करती हैं and then दोनों की definitions. बिल्कुल ठीक. Right. So we'll keep it till here today. Could you give a summary of आज क्या किया हमने? Can you hear me? Yeah, I can. Okay. So could you give a summary of आज की क्लास में क्या हुआ था? Okay, so basically, first we discussed basically that the photosynthesis equation is the opposite of the respiration equation, and then we did the structure of the chloroplast, in which we studied about the thylakoid grana stroma, the stroma lamella, and that we also discussed that the chloroplast is basically a double membrane structure. We also discussed that theory. I forgot how to pronounce that. Indo-Symbiont theory. Yeah. Indus environment, right? And then basically we did the absorption and the action spectrum, and we described the differences between them. And yeah, we also did the pigments, the photosynthetic pigments, the types of them, and the wavelength of lights they absorb. Right. Perfect. तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो. No, thank you. All right. Perfect. Thank you. Allah Thank Hafiz. you. Allah Hafiz.